हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है शिखर हिंदी मीडियम के लिए। ये वन शॉट लेक्चर आपको मिलेंगे जिसमें आज हमारा अध्याय शुरू हो रहा है, पहला जीवों में जनन। जीवों में जनन, और मैं आप लोगों के साथ आपका बॉटनी एक्सपर्ट, बॉटनी फैकल्टी अनिकेत राठी, और मैं आपको ये पूरा चैप्टर, पूरी बॉटनी पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है जीवों में जनन, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? जीवन अवधि जनन क्या है, जनन के प्रकार लैंगिक और अलैंगिक किस प्रकार से विभेदित किए जाते हैं, उसे आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ किसके विषय में समझेंगे? देखो, कोई भी जीव है वो पैदा होगा और मरेगा, तो उसका एक जीवन अवधि होती है। वहां से हम शुरू करते हैं। तो यहां पर जीवन अवधि से शुरू करते हैं कि भाई जीवन अवधि क्या होता है, किसे जीवन अवधि कहा जाता है। तो देखो, कोई भी जीव है, यहां उसका क्या होगा? जन्म। और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसकी होगी प्राकृतिक मृत्यु। एक्सीडेंट वाली मृत्यु नहीं है, कोई बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी ने जहर दे दिया, नहीं, वो वाली मृत्यु नहीं। प्राकृतिक मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो जीवन अवधि क्या है? किसी जीव के जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है, उसे जीवन अवधि कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का समय जीवन अवधि कहलाता है। जन्म से लेकर जन्म से लेकर जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है। अब प्रश्न आता है, क्या सभी जीवों में जीवन अवधि एक जैसी होती है? प्रश्न आता है, क्या सभी जीवों की, क्या सभी जीवों में जीवन अवधि, जीवन अवधि समान होती है या अलग अलग होती? अब इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। जीवन अवधि में हमने कहा कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु का समय क्या है, जीवन अवधि कहलाता है। तो यहां पर कुछ जंतु और कुछ पादप दिए गए हैं जिनकी जीवन अवधि दिखाई गई है। तो हाथी की जीवन अवधि 65 से 90 वर्ष होती है। कुत्ते की लगभग 20 से 30 वर्ष होती है। वहीं कोआ की जीवन अवधि 15 वर्ष होती है। ठीक है, ये वर्ष है। वर्ष, 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 वर्ष। गाय की जीवन अवधि लगभग 15 से 25 वर्ष होती है। तोता 140 वर्ष तक जिंदा रहता है। जहीं वहीं दूसरी ओर मगरमच्छ केवल 60 वर्ष, घोड़ा लगभग 62 वर्ष, फल मक्खी जिसे ड्रोसोफिला हम कहते हैं 20 से 30 दिन। ठीक है, ये दिन है। 20 से 30 दिन इसका जीवन अवधि का होता है। कछुआ 100 से 150 साल तक जिंदा रहता है। और तितली की जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह तक होती है। पादप की यदि बात की जाए तो पादप में गुलाब की जीवन अवधि 5 से 7 वर्ष तक होती है। केला लगभग 20 से 25 वर्ष तक, धान 3 से 4 माह, गेहूं 5 से 6 माह, बरगद 200 से 300 वर्ष, पीपल 2000 से 3000 वर्ष, और सिकोया जो चाइना में मिलते हैं, बड़े रेडवुड जिसे कहा जाता है, 3000 वर्ष से 4000 वर्ष का आयु काल होता है। तो इस प्रकार यहां पर हमें एक बात समझ में आती है कि जो जीव है उन सब की जीवन अवधि एक समान नहीं होती। जीवन अवधि विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। मजा आ गया? अब एक चीज और यहां मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं तोते को देखूं और कौवे को देखूं, तो इसकी 140 वर्ष है और इसका लगभग 15 वर्ष है। यानी कि जीवों के आकार का उनके जीवन अवधि से कोई संबंध नहीं है। इन दोनों का आकार लगभग समान होता है, जीवन अवधि से कोई संबंध नहीं है। घोड़ा और गाय आकार समान है, लेकिन जीवन अवधि में अंतर देखो, दुगने से भी ज्यादा का है।
तो यहां से क्या पता चलता है कि जीवों की जीवन अवधि, जीवन अवधि, जीवन अवधि व व आकार में कोई संबंध संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। जैसे जैसे कोआ 15 से 20 वर्ष, जबकि वहीं जो तोता होता है, इन दोनों का आकार लगभग एक जैसा होता है और यह लगभग 140 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। तो इस प्रकार से जीवन अवधि को हमने समझ लिया। लेकिन अब प्रश्न आता है कि जीव किस लिए है, किसी जीव का इस प्रकृति में क्या कार्य है, क्या रोल है। ठीक है, तो क्या कहा, जीव का प्रकृति में कार्य है। भाई इस प्रकृति में किसी जीव का क्या कार्य है। अब देखो यहां जन्म हो गया और जन्म के एक निश्चित समय, मतलब एक समय होगा, उसके बाद यहां क्या होगी, यहां प्राकृतिक मृत्यु तो होनी ही होनी। आकस्मिक हो जाए वो आपकी किस्मत, अच्छी किस्मत रही तो आकस्मिक हो सकती है और बुरी रही तो प्राकृतिक हो सकती है। तो जन्म से प्राकृतिक मृत्यु का समय जीवन अवधि हो गई। इसमें जीव क्या करता है और क्यों करता है। तो जीव का जो मुख्य कार्य है किसी भी जीव का, वो है, तो कोई जीव क्या करता है, जनन करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आया है। जनन क्यों करना चाहता है, वो इसलिए ताकि जाति की निरंतरता बनी रहे, जाति की निरंतरता बनी रहे। जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जीव जनन करते, जिससे प्रकृति में उनकी निरंतरता बनी रहती। तो किसी भी जीव का प्रकृति में क्या कार्य है, जनन करना, जनन करना, जिससे उनकी जाति की निरंतरता बनी रहे। तो कोई भी जीव इस पृथ्वी पर केवल जनन करने के लिए। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जनन क्या होता है, जनन, जनन किसे कहा जाता है। तो किसी भी जीव द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। किसी भी जीव द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है भाई, अपने जैसे जीव बनाने का उसे जनन कहते हैं। तो जो जीव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, यहां एक जीव है उसे बोलेंगे पैतृक, पैतृक। और जो जीव बनाएगा ये बोली जाएगी संतति। ठीक है, तो पैतृक पेरेंट्स, ठीक है, जनक, जनक भी कहा जाता है, जनक, और ये क्या होगी, संतति। तो इस प्रकार यहां पर एक पैतृक जीव है और उससे जो यहां बन रहा है वो भी जीव है, लेकिन उसे संतति कहा जाता है। तो किसी भी जीव द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब आता है जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, कि भाई जनन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से जनन को देखा और समझा जा सकता है। तो आधार क्या है,
जनन का आधार क्या है, कि किस आधार पर हम जनन को विभेदित करें। समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आधार क्या है? आधार, तो आधार है निषेचन। क्या बोला मैंने? निषेचन। तो निषेचन के आधार पर हम जनन को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक कहलाता है अलैंगिक जनन और दूसरा कहलाता है लैंगिक जनन। तो दो प्रकार से हो गया, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब इन दोनों को समझना है कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां बीच में लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, बीच में नहीं है, साइड में, तो थोड़ी सी और इधर खिसका देंगे, बिल्कुल बीच में। ये हमने, ओह सॉरी, ये हमने बीच में लाइन खींच। अब एक तरफ हम क्या लिख देंगे, इधर खींच लेते। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, लैंगिक जनन। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और इधर क्या लिखेंगे, लैंगिक जनन। ठीक है, इधर हम इसके जो आधार हैं वो लिखेंगे और इसे अंतर करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर निषेचन, क्या बोला मैंने, निषेचन के आधार। सबसे पहला आधार हम क्या लेके चल रहे हैं, निषेचन। अब किसमें निषेचन होगा और किसमें नहीं होगा। तो यहां पर निषेचन क्या होता है, पूर्ण रूप से अनुपस्थित, अनुपस्थित। और यहां पर क्या होगा, उपस्थित। तो वह जनन जिसमें निषेचन अनुपस्थित होता है अलैंगिक कहलाता है, और जिसमें उपस्थित होता है वह लैंगिक कहलाता है। दूसरी चीज पर आते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा जो बिंदु है वो है युग्मक निर्माण। क्या कहा मैंने, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण। क्या कहा, युग्मक निर्माण। अब बताओ, यहां युग्मक निर्माण होगा नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनमें युग्मक निर्माण होता है किंतु अलैंगिक जनन, यानी के अनिषेक जनन, बिना निषेचन के ही युग्मक जीव बना देता है। तो हो भी सकता और नहीं भी, और यहां पर सदैव होगा, सदैव होगा। ठीक है, क्या कहा हमने, युग्मक निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी। तीसरा आता है जनक। कितने जनक हैं, कितने पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो जनक के आधार पर सदैव, सदैव कैसा होगा, एकल जनक, एक ही जनक होगा। और यहां पर एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, या एकल जनक या द्विजनक जनकी, नर व मादा अलग अलग हो सकते। एकल जनक या द्विजनक हो सकते हैं। पादप में एक ही पुष्प में नर मादा है तो एकल जनक, मनुष्य में नर मादा अलग अलग होते हैं तो द्विजनकी है। तो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु आता है विभिन्नताएं। क्या कहा मैंने, विभिन्नताएं।
तो विभिन्नताओं की यदि बात की जाए तो कहां पर देखने को मिलेंगी और कहां पर नहीं। यहां पर विभिन्नताएं अनुपस्थित होती, क्या होती हैं, अनुपस्थित, और यहां पर क्या होंगी, उपस्थित। तो इस आधार पर हम लैंगिक और अलैंगिक जनन को विभेदित कर सकते हैं। सबसे मुख्य आधार क्या है, सबसे मुख्य आधार है निषेचन। देख लो, चाहे यहां या फिर विभिन्नताओं का होना या ना होना, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो वह जनन जिसमें निषेचन अनुपस्थित होता है, विभिन्नताएं नहीं होती, अलैंगिक, और जिसमें ये होगा वो लैंगिक। समझ आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में क्या बताएंगे, वह जनन, वह जनन जिसमें, वह जनन जिसमें निषेचन अनुपस्थित है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जिसमें जनक एकल जनक होता है, एकल जनक, एक ही जनक होगा, वही होगा बस। क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। समझ आया। अब अलैंगिक जनन कितने प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, तो के प्रकार पर बात, कितने प्रकार से इसे देखा जा सकता है अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खंडन। जीव का टूटकर संतति में बदल जाना, है ना। क्या होगा, कोई जीव है, जीव का कर संतति बनाना, खंडन। अब खंडन कई प्रकार का होता है, जैसे यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, द्विखंडन। यानी कि एक जीव है और वह जीव दो हिस्सों में टूट, जैसे यहां पर क्या है, अमीबा। और अमीबा में क्या होगा, इस प्रकार से पहले केंद्रक खींचेगा और जीव इस प्रकार से दो हिस्सों में बढ़ता चला जाएगा और दो जीव बना देगा, जैसा कि इसमें देखने को मिलता है अमीबा। ये क्या कहलाता है, द्विखंडन। अमीबा के अलावा और इसका उदाहरण क्या हो सकता है, युगलिना, युग, युगलिना, है ना। पैरामीशियम, पैरामीशियम, और क्या हो सकता है बेटा, पैरामीशियम। इन सब में क्या होता है, अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, लेकिन कैसा, खंडन, द्विखंडन, है ना। टूट जाएगा, शरीर टूट जाएगा दो हिस्सों में, तो क्या कहलाता है, खंडन कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो इसका प्रकार आता है वो कहलाता है बहुखंडन, बहुखंडन। ये भी अमीबा में ही देखने को, अमीबा, इसमें क्या होगा, ये कब होगा, इसका एक समय है, जब वातावरण दशाएं कैसी होंगी, फेवर में नहीं होंगी। ठीक है, समझ आ गया। एक दो तरह से, जैसे वातावरणीय दशाएं अगर फेवरेबल है,
क्या होगा? तो नॉर्मली जैसे सामान्य रूप से जैसे जनन होता है वैसा होगा। लेकिन अगर दशाएं अनुकूल नहीं है तो प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी तब यह जनन देखने को मिलता है। और किस में मिलता है? अमीबा में। तो इसमें क्या होता है कि अमीबा अपने चारों ओर एक सिस्ट बन, ये अमीबा है, ये अपने चार गोल हो जाएगा। गोल होने के बाद क्या करेगा? अपने चारों ओर कई स्तर का निर्माण करता है और भीतर इसका केंद्रक छोटे छोटे केंद्रक में टूट जाता है। प्रत्येक केंद्रक का ठीक है, बाहर क्या बन गई? सिस्ट, सिस्ट का निर्माण करता और भीतर केंद्रक छोटे छोटे केंद्रकों में टूट जाता है। केंद्रक छोटे छोटे केंद्रकों में टूट जाता है। प्रत्येक केंद्रक क्या करेगा? प्रत्येक केंद्रक अपना कोशिका द्रव्य लेकर, द्रव्य लेकर सूडोपोडियोस्पोर बीजाणु, है ना, आभासी पाद बीजाणु, आभासी पाद बीज अणु का निर्माण करता है। और यहां पर क्या होगा? इस प्रकार से इस सिस्ट के अंदर छोटे छोटे बीजाणु बन जाते और ये टूटने से बने हैं, विखंडन हुआ है अंदर ये, इसलिए से विखंडन में रखा गया है। और परिस्थिति अनुकूल होने सिस्ट क्या होगी? फट जाएगी और यहां से ये नन्हे नन्हे अमीबा बाहर निकल आएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा? निर्माण हो जाए, छोटे छोटे अमीबा बाहर निकल आते हैं। समझ आया? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर मुकुलन, जीव द्वारा उसके शरीर के बाहर एक छोटी सी संरचना बनती है जिसे मुकुल कहा जाता है। और यह मुकुल आगे विकसित होकर नए जीव का निर्माण करती है। ठीक है, ये काय द्वारा एक छोटी संरचना, एक छोटी संरचना का निर्माण होता है जिसे मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। यह मुकुल बाह्य भी हो सकती है और आंतरिक। तो बाह्य मुकुलन और एक होता है आंतरिक, आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन, तो दो प्रकार का मुकुलन देखने को मिलता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। ठीक है, तो बाह्य मुकुलन किस में मिलता है? बाह्य मुकुलन मिलता है हाइड्रा में।
हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होगा, इस प्रकार से हाइड्रा होगा भाई, ऐसे, और ऐसे एक छोटी सी संरचना बनेगी, और ये हाइड्रा के तंतु हैं। ये क्या है, मुकुल। ये मुकुल बढ़ती जाएगी, और यहां से पृथक होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगी। तो ऐसा किस में होगा, हाइड्रा में। आंतरिक मुकुलन किस में देखने को मिलता है, ये मिलता है स्पंज में, स्पंज, स्पॉन्जिला। तो यहां क्या होता है, यहां बनते हैं जेम्यूल। एक इस प्रकार से संरचना है, इसमें यहां छोटा सा छिद्र होता है, और इसमें अंदर ऐसे छोटे 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 बीजाणु समान संरचनाएं बनती हैं। इनका निर्माण मुकुलन द्वारा होता है। इसे कहते हैं जेम्यूल, जेम जेम्यूल। समझ आया। तो ये स्पंज में बनता है, स्पॉन्जिला में। तो मुकुलन द्वारा, ठीक है, मुकुलन द्वारा इस प्रकार से निर्माण होगा। इसके बाद बीजाणु निर्माण, बीजाणु द्वारा जनन हो सकता है। बीज अणु एक कोशिकीय, एक कोशिकीय संरचनाएं होती है। एक कोशिकीय संरचना भित्ति उपस्थित भी हो सकती है और अनुपस्थित भी। जी। तो इस आधार पर इन्हें दो जगह विभाजित किया गया है। कैसे, एक होते हैं चल बीजाणु, चल बीजाणु, और एक होते हैं अचल। बीजाणु, चल बीजाणु में क्या मिलेंगे, इनमें कशाब उपस्थित होते हैं और भित्ति अनुपस्थित होती। तो भित्ति अनुपस्थित और कशाब उपस्थित। तो ये जल में तैर के जा सकते हैं, चल बीजाणु। और अचल बीजाणु, जिनमें भित्ति अनुपस्थित और कशाब भी अनुपस्थित। भित्ति उपस्थित और कशाब अनुपस्थित। कशाब अनुपस्थित। दो प्रकार से बीजाणुओं को समझा जा सकता है। कौन कौन से, चल बीजाणु व अचल बीजाणु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोनिडिया, कोनिडिया की बात करते हैं। तो कोनिडिया क्या है, कोनिडिया अचल बीजाणु है। अचल मतलब जो चलते नहीं, और कोनिडियोफोर में आते हैं, विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती हैं। और पेनिसिलियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास है। यहां जैसा कि हम पेनिसिलियम को देख सकते हैं, उसके तीन प्रकार से दिख रहे हैं। तो ये वाली संरचना जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, नीचे की तरफ इस प्रकार से क्या बनता है, कोनिडियोफोर। इस कोनिडियोफोर में आगे की तरफ ये वाली संरचनाएं कहलाती हैं मेटुला, और इसके आगे ये बोतल जैसी संरचना ये कहलाता है स्टेरिगमेटा। और इनमें बाह्य रूप से कोनिडिया का निर्माण होता है, कोनिडिया का निर्माण होता है। इसके बाद क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर कैसे होते हैं, मोटी भित्ति वाले होंगे और कहीं भी बीच में बन जाएंगे। एगेरिकस, एगेरिकस एक मशरूम होती है, आपने देखी होगी इस प्रकार से, एक एगेरिकस, उसमें देखने को ये संरचनाएं मिलती हैं। ये देखा आप लोगों ने, ब्रेड के ऊपर इस प्रकार से चकते चकते से आ जाते हैं, डबल रोटी के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, उसमें राइजोपस होता है। ये
है ना, म्यूकरिया राइजोपस। और इस प्रकार से क्या है, इनके यहां पर क्या बनते हैं, बीजाणु धानियां, और इनके अंदर बीजाणु बनते हैं। जब ये स्फुटन हो जाएगा तो ये बिखर जाएंगे। तो इस प्रकार की संरचना होती है आंतरिक बीजाणु। अब वही चीज यहां पढ़ा रहे हैं, वो आंतरिक बीजाणु अचल बीजाणु है, और इनका निर्माण बीजाणु धानी में होता है। इसमें बीजाणु धानी के भीतर इनका निर्माण होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है, एक कोशिकीय जीव को अमर क्यों कहा जाता है, वो अमरता क्यों है उनकी। तो देखिए यहां पर जीव है, सामान्यतः कोई जीव है, और यहां पर उस जीव का क्या हुआ है, जन्म। जन्म जन्म के एक निरंतर समय के बाद क्या होगा, प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। प्राकृतिक मृत्यु। मृत्यु का मतलब क्या है, देखो यहां से लेकर यहां तक जीवित है, जीवित, तो यानी के जीवन के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। जीवन के लक्षण प्रदर्शित करता है, करेगा नहीं करेगा। लेकिन जब मृत्यु हो जाएगी तो यहां पर जीवन के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। जीवन के लक्षण अनुपस्थित। जीवन के लक्षण क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे, दिखाई नहीं देंगे। समझे। तो यानी कि ऐसा शरीर जो जीवन के लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा, उसे हम मृत कहते हैं, उसे मृत्यु कहते हैं। अब एक कोश के जीव में क्या है कि यहां पर क्या है कि यहां एक ये मात्र कोशिका है या जीव है, हम उसे एक कोशिका के रूप में देख रहे हैं, है ना, ये जीव है यहां पर। और ये जीव यहां पर, ये जीव दो पुत्री जीव में विभाजित हो गया, तो मृत शरीर कहां है ही नहीं। तो जब मृत शरीर नहीं है तो मृत्यु कैसी, इसलिए ने क्या कहा जाता है, अमर कहा जाता है। पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि यहां पर ऐसा शरीर नहीं मिलता जो जीवन के लक्षण प्रदर्शित ना करता हो, है ही नहीं। तो यहां पर एक जीव का दो जीव में विभाजित हो जाना, इस बात को क्या कहता है, अमरता। कि जो एक कोश के जीव होते हैं वो अमर होते हैं। अब इसके बाद आते हैं कायिक प्रजनन में। कायिक इकाइयों द्वारा पादप का निर्माण किस प्रकार से होता है ये देखेंगे। कायिक मतलब क्या, देखिए पौधे के कुछ भाग होते हैं अगर देखे जाए तो। इस प्रकार से पौधे का एक भाग जमीन के नीचे है और एक जमीन के ऊपर है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहां पर पुष्प आ रहे हैं, ये पुष्प आ रहे हैं। तो ये जो नीचे वाला भाग है ये कहलाता है मूल, और ये कहलाता है प्ररोह। तो और प्ररोह के जितने भाग हैं, जैसे ये तना है, ये पत्ती है, और नीचे मूल, ये सब कैसे भाग है, कायिक, कायिक भाग। तो यदि इन कायिक भाग द्वारा क्या हो, प्रजनन, तो वो क्या कहलाएगा, कायिक प्रजनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कायिक प्रजनन कहलाता है। समझ आ गई बात, कायिक प्रजनन कहलाता है। तो जैसे तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, ठीक है। अब कैसे होगा, तो बागवानी या कायिक प्रजनन की कृत्रिम विधियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कर्तन की हम बात करते हैं। कर्तन का मतलब कटाई। आपने देखा होगा कलम काट के हम लगा देते हैं, वो यही है। इसके लिए किस किस की आवश्यकता है, सबसे पहले IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, दोनों के दोनों ऑक्सिन हार्मोन है। कौन से हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन है। अब इनकी आवश्यकता पड़ती है मूल में। कैसे, कि मूल है, जड़ है, उस जड़ की हम कटाई करेंगे, जड़ को दूसरी जगह लगा देंगे, उससे नया पौधा बन जाएगा। और ऐसा किस में होता है, ऐसा नींबू में, संतरे में, इन सब में देखने को मिलता है। और ऐसा अमरूद में भी देखने को मिलता है। स्तंभ कर्तन,
यानी कि तने का कटाई करने के, तो क्या करेंगे, तने का एक छोटा सा हिस्सा काट लेंगे। जैसे आपने देखा होगा हम क्या करते हैं जब गुलाब की कलम लगाते हैं तो ऐसा करते हैं ना, गुलाब का एक छोटा सा हिस्सा वो उसकी स्तंभ कर्तन है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, ऑक्सिन लगाएंगे जिससे इसमें जड़ें निकल आएंगी, जैसे गुलाब में, जैसे शुगर केन में, गन्ने में ऐसा होता है। पत्ती द्वारा हाँ बिल्कुल होता है, बोगनविलिया, पत्थर चटा, ये वाला पौधा आपने देखा होगा, इसमें पत्ती द्वारा किया जाता है। कुट्टी, दाब लगाना, ये क्या होता है, तो इसमें एक भाग क्या करते हैं गोबर खाद, एक भाग भूसा और दो भाग चिकनी मिट्टी ले लेते हैं। इसके लिए जल की आवश्यकता होगी और हार्मोन चाहिए वो ऑक्सिन, और पॉलीथीन चाहिए, और 2 से 3 माह का समय। लीची, अनार, चाइना रोज जिसे हम कहते हैं गुड़हल, गुआवा, है ना, संतरा, लेमन, इन सब में इससे क्या किया जा सकता है, नया पौधा बनाया जा सकता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमारे पास ये एक शाखा है, नई शाखा है, पुरानी शाखा नहीं लेंगे, नई शाखा, नई शाखा, नई शाखा। नई शाखा में क्या करेंगे बेटा, यहां पर इसमें ना कटिंग करते हैं, यहां से ऐसे कट कर देंगे चारों तरफ से, यानी कि जो इसका फ्लोएम वाला हिस्सा है उसे हटा दिया जाता है। फ्लोएम वाला भाग हटा दिया जाता है। फ्लोएम वाला भाग हटा दिया जाता है। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर वो जो पीछे हमने क्ले बनाया था वो क्ले लगा देंगे और पॉलिथीन से इसे ढक देंगे और बांध देंगे। अब कुछ समय बाद क्या होगा, 2 से 3 माह बाद क्या होगा, 2 से 3 माह बाद यहां पर ये संरचना इस प्रकार से बन जाएगी, क्योंकि इधर जो भोजन बन रहा है वो भोजन यहीं क्या होगा, स्टोर होता चला जाएगा, और इस प्रकार इसमें क्या निकल आएंगी, जड़, मूल, और इसे यहां से काट के नया पौधा बना देंगे। तो ये गुट्टी है, इसे कहते हैं गुट्टी। कायिक प्रजनन के क्या क्या लाभ हैं, सबसे पहला लाभ, बीज विहीन पादप बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे पादप जिनमें बीज नहीं बनते उनमें एकमात्र विकल्प है, जैसे गन्ना, केला, बीज रहित अंगूर, संतरा। विभिन्नताएं नहीं आती, बहुत ज्यादा शीघ्रता से गुणन होता है, आनुवांशिक रूप से बिल्कुल समान रहेंगे, रोग विहीन पादप उगाए जा सकते हैं। जीवन दर 100%, यानी कि लगाएंगे तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि होने के चांस कम हो जाए। अच्छी गुणवत्ता के पादप और लंबे समय तक रक्षित किए जा सकते हैं, उनके गुण बचाए जा सकते हैं। अब इसके बाद आता है लैंगिक जनन। इसके लिए 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, एम्फीमिक्सिस उभय मिश्रण और एम्फीगोनी, ठीक है, और सिंजिनेसिस, सारे शब्द इसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि 2 अलग अलग किनका जुड़ना, युग्मकों का आपस में जुड़ना लैंगिक जनन में आता है। लैंगिक जनन में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, सबसे पहले क्या होगा, यहां पर युग्मक जनन, युग्मक निर्माण होगा, उसके बाद निषेचन होगा, उसके बाद भ्रूण एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण का निर्माण होगा, और विकास, डेवलपमेंट होगा आगे का, ठीक है। लैंगिक जनन की सबसे मुख्य प्रक्रिया निषेचन होती है। इससे पहले जो भी घटनाएं होंगी वो पूर्व निषेचित घटनाएं कहलाएंगी, पूर्व निषेचन घटना, पूर्व निषेचन घटना, और एक होगी पश्च निषेचन घटना, यानी कि वो घटनाएं जो निषेचन के बाद होगी। तो 2 तरह से घटनाएं देखने को मिलती है। लैंगिक जनन के प्रकार, सिनगैमी और कॉन्जुगेशन, 2 लैंगिक जनन के प्रकार हैं जिसमें हम सिनगैमी पढ़ रहे हैं। युग्मक संलयन, युग्मकों का बनना और उनका संलयित होना, एक लैंगिक जनन और होता है, उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो यहां पर मादा व नर युग्मक का निर्माण होगा,
और पूर्ण संलयन होगा और युग्मनज का निर्माण होगा, तब हम उसे सिनगैमी बोलते हैं। संलयन होने वाले युग्मकों के स्रोत के आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है? अंतः संलयन। अंतः संलयन मतलब इसे स्वनिषेचन भी कहते हैं, जब नर व मादा दोनों युग्मक एक ही पैतृक उत्पन्न करता हो। ठीक है, जैसे फीता कर्मी, समझ आ गया? जैसे कुछ पौधे जिनके एक ही पुष्प में नर व मादा दोनों उपस्थित होते हैं। बाह्य संलयन जो बाहर मतलब अलग अलग पैदा करेंगे वो बाह्य कहलाएगा, जैसे एक लिंगी जो भी होंगे। लैंगिक जनन का महत्व क्या है? विभिन्नताएं आती हैं, विभिन्नताएं आएंगी तो क्या होगा? विकास, और अपने आसपास के वातावरण से अनुकूलन करेगा और ओज बना रहेगा, वाइटलिटी, जिससे निरंतर जीवन चलता रहता है। दो युग्मकों की आवश्यकता होती है। कमियां क्या हैं भाई? दो युग्मक चाहिए चाहिए। धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है और निषेचन अवसर होने वाली प्रक्रिया है। 50% चांस है निषेचन हो भी सकता है और नहीं भी, ये इसकी कमियां हो गई। तो दोनों बातें आ गई। अब जीवन चक्र की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? किशोरावस्था, जन्नावस्था और प्रौढ़ावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। किशोरावस्था कायिक अवस्था जिसे हम कहते हैं, जनन से पूर्व वाली अवस्था है और इसमें वृद्धि होती है, इसलिए इसे वृद्धि अवस्था या ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इसके बाद अगला आता है जननावस्था, जिसमें क्या होगा? जनन होगा। जीवों द्वारा क्या करेंगे? संतति को उत्पन्न करना, है ना? समझ आ गया? जनन अवस्था जो है, जननांग का विकास और उनका परिपक्व होना है। ठीक है, इसे यौवन अवस्था भी कहते हैं, यौवन अवस्था। पादपों में पुष्प का आना यौवन परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। जब उसमें फूल आ जाएंगे, मान लीजिए अब ये जवान हो चुका। प्रौढ़ अवस्था, उम्र बढ़ना। ठीक है, देखिए कोई जीव ने अपने जैसा जीव बना दिया तो उसका कार्य खत्म हो गया, अब आगे उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही, तो उसके जीवन में, उसके शरीर में टूट फूट बंद हो जाएगी, उसी को हम बुढ़ापा कहते हैं। जीवन काल की अंतिम अवस्था होती है और अपरिवर्तनीय अवस्था है। और पादप तथा जंतुओं में जो भी ये बदलाव आ रहे हैं, इनका सबसे मेन कार्य किसकी वजह से आ रहे हैं? हार्मोन। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किसी जीव का जाना हार्मोन पर निर्भर करता है। जीवों में लैंगिकता, अब लैंगिकता समथैलिक, उभयलिंगाश्री, जब युग्मक एक ही पैतृक से आ रहे हों तो क्या कहलाएगा? समथैलिक या उभयलिंगाश्री। विषमथैलिक एक लिंगी, जब युग्मक अलग अलग पैतृक से आते हों। अब उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही उसमें पुष्प में नर व मादा दोनों उपस्थित हैं, तो वो उभयलिंगी या क्या कहलाता है? बाइसेक्सुअल कहलाता है। और यदि एक लिंगी बोला जाए तो मतलब जब नर व मादा अलग अलग जननांग अलग अलग जगह उपस्थित हो। अब पौधों में क्या होता है? एक द्विलिंगी स्थिति बनती है, यानी कि ये एक पौधा है, इस पौधे पर यहां मादा पुष्प और यहां नर पुष्प आ रहे हैं। जब एक लिंगी पुष्प एक ही पौधे पर आते हों, जब एक लिंगी पुष्प एक ही पौधे पर आते हो तो द्विलिंगी कहलाता है, मोनोशियस, जैसे मक्का, कारा। और ये वाला प्रश्न नीट में आ चुका है। इसके बाद एक लिंगी है, डायोशियस, यानी कि जब एक लिंगी पुष्प अलग अलग नर व मादा पादपों पर आते हों, जैसे पपीता है, मार्केंशिया है, इन सब में इसी प्रकार से होता है। लैंगिक जनन की घटनाएं, पूर्व निषेचन, निषेचन और पश्च निषेचन, जिस पे मैंने बात की थी। पूर्व निषेचन में युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण, युग्मकों का बनना और उनका स्थानांतरण आता है। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस कैसा हो सकता है? युग्मक किस प्रकार से देखे जा सकते हैं? तो पहली अवस्था आती है समयुग्मक। समयुग्मक मतलब जब नर व मादा युग्मक दोनों एक जैसे दिखाई देते हों, दोनों आकारिकी रूप से बिल्कुल समान हों, जैसे क्लेडोफोरा यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। विषम युग्मक,
यानी कि युग्मक दो प्रकार के होंगे आकार रूप से। समझ आ गया? जैसे मनुष्य में है ना क्या देखने को मिलता है, मादा युग्मक कैसा होगा, बड़ा होगा और एक होगा, नर युग्मक छोटे होंगे और चल होंगे, मादा युग्मक अचल होगा, तो तब उसे बोलते हैं विषम युग्मक। युग्मक जनन के समय कोशिका विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मक अगुणित होते हैं, और वे कोशिकाएं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है वे मियोसाइट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मियोसाइट। मियोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। अब यहां पर इसी बात को दर्शाया गया है, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से क्या दिए गए हैं, गुणसूत्रों की संख्या। मनुष्य में 23, यहां 46 है, तो ये द्विगुणित गुणसूत्र है और ये अगुणित। अगर हमें किसी का द्विगुणित संख्या पता है तो हम उसके युग्मक की संख्या पता है, युग्मक में कितने गुणसूत्र हैं, तो हम उसकी मुख्य कोशिका में बता सकते हैं कितने गुणसूत्र होंगे। जैसे चावल में 12 हैं तो यहां 24 हो जाए। सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें मिलते हैं? ऑफियोग्लोसम, एक फर्न होता है जिसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं, 1260। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।